नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है चीफ की दावत। ये जो है पीयूसी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है और इसके जो लेखक है इस पाठ के चीफ की दावत के, वो है डॉक्टर भीष्म साहनी। ठीक है, तो इसका जो पहले हमने एक भाग पढ़ चुके हैं, अब जो है दूसरा कंटिन्यू कर रही हूँ। मगर उस कंटिन्यू करने से पहले जो है मैं आप लोगों को पहले पिछला भाग जो है उसके कुछ संक्षिप्त में बताऊंगी कि वो क्या कहानी थी। तो यहाँ पर जो है श्यामनाथ के घर एक चीफ जो है दावत के लिए आते हैं। तो वो दोनों जो है चिंतित है घर के कार्य के लिए, अर्थात सब जो सामान है, वस्तुएं हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है और बहुत ही क्या कहेंगे, एकदम टेंशन में कहेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी जो है वो काम में व्यस्त होकर चिंतित हो रहे हैं कि सब व्यवस्थित होगा या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो है इस कार्य को अच्छा करना, अर्थात घर को जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सजाया। और उस सजावट में उन्होंने लिया कुर्सियाँ, मेज़, टिपाई, नैपकिन, फूल, सब जो है बरामदे में क्या कर डालते हैं, पहुंचा देते हैं। और ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर देते हैं। और घर के फालतू जो भी सामान है, ये प्रश्न पूछा जाएगा इसलिए मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये जो भी है कुर्सियाँ, मेज़, टिपाइयाँ, नैपकिन, फूल, सब जो है बरामदे में पहुंचाते हैं और ड्रिंक का इंतज़ाम जो है बैठक में कर देते हैं। और फिर घर में फालतू जो भी सामान है उसे क्या है, अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे छुपा देते हैं। ये जो है घर, ये क्या कर रहे हैं, घर में घर की सजावट कर रहे हैं कि चीफ जब आए तो वो क्या हो जाए, उससे आकर्षित हो जाए, घर से आकर्षित हो जाए, तो और उसकी तरक्की हो जाए श्यामनाथ की। ठीक है, अब ये जब व्यवस्थित रख रहे हैं चीज़ें, जो घर की क्या सजावट कर रहे हैं, तो उस समय जो श्यामनाथ को जो अचानक ही एक विचार आ जाता है माँ का। तो माँ को कहाँ रखा जाए, तो उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि उसकी जो सहेली है, विधवा सहेली है, उसके घर पहुँचा दे। तो ये क्या कर देता है, मना कर देता है, नहीं अभी तो उससे पीछा छूटा है उस विधवा सहेली से, अब मैं फिर उन्हें नहीं भेजूंगा। तो अब ये जो है माँ के लिए जो है ये लोग परेशान है, माँ के लिए ये लोग दुखी है कि अब माँ का क्या किया जाएगा। तो फिर बाद में जो है वो माँ को बुलाता है और माँ को सभी बातें समझा देता है कि उसे कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है। पहले कहता है कि तुम जल्दी सो जाओ, बाद में कहता है नहीं नहीं तुम मत सो जाना, क्योंकि तुम सो जाओगे तो खर्राटे की आवाज़ आ जाएगी। ये कुछ बातें हैं जो माँ को वो कहने लगते हैं। फिर कहते हैं कि तुम जो है बरामदे में बैठ जाना। ठीक है, हम बैठक में बैठेंगे तो उतनी देर में जो है तुम बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आए जाएं तो तुम गुस्ल खाने से जो है रास्ते से बैठक में चली जाना। गुस्ल खाना मैंने कहा ना, बाथरूम, उस रास्ते से जो है तुम्हें बैठक में चले जाए। यहाँ तक हमारी कहानी हो गई थी। और हर बात के लिए जो है माँ उसको जी बेटा, अच्छा बेटा। तो मैंने कहा ना, जब तक माँ बाप कमाते हैं तो बच्चे सुनते हैं, और जब बेटे कमाने लगते हैं तो माएँ जो है वो उन्हें सुनना पड़ता है। तो अब जो है वो बार बार यही कहती है, अच्छा बेटा, जी बेटा। वो जो है बेटे से थोड़ा डरती है, इसलिए ये कहने लगती है। अब उससे आगे क्या है पढ़ेंगे। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। अब बेटा कह रहा है कि तुम जो है जल्दी से सो मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जो खर्राटे की आवाज़ है वो जो है बहुत दूर तक आती है। तो माँ को क्या हो जाता है, एक गिल्टी होती है, एक शर्मिंदा होती है वो, और वो लज्जा जाती है, अर्थात लज्जित हो जाती है और कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, ये बीमारी ही ऐसी है।
मिसेस श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो अभी भी वो जो है उसने सब व्यवस्थित किया है श्यामनाथ ने, फिर भी उसके मन में एक कहेंगे एक शंका बैठ गई थी कि अचानक अगर चीफ यहाँ आ गए तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षुभ और क्रोध में वह सिर झुंझलाने लगे। अब वो कह रहे हैं कि टोटल 8-10 होंगे मेहमान, कोई भी जो है गुसलखाने में गुसलखाना बाथरूम में जा सकता है। और ये विचार करते करते उससे क्या हो रहा है, एकदम मस्तिष्क में एक तरह से झुंझलाहट होने लगती है। ठीक है। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते। अब वो जो है हाथ में माला लिए जो है कुर्सी पर बैठ जाती है और पैरों को क्या है, वो रही देहात की औरत अनपढ़ जो रहती है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो क्या करती है, माला लेकर पल्ला ऐसा पकड़कर जो है कुर्सी पर पैर ऊपर उठाकर बैठ जाती है। आप लोगों ने पहले के औरतों को देखा होगा, जो बूढ़े होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं अर्थात अनपढ़ होते हैं, तो वो कैसे बैठती है, कुर्सी पर ऐसे दोनों पैर उठाकर बैठ जाती है। तो ये भी जो है टांगे ऊपर उठाकर बैठ जाती है, पैर जो है ऊपर उठाकर बैठती थी। ये खाट नहीं है। तो अब जो है बेटा कह रहा है कि तुम्हें इस तरह से ऊपर पैर रख कर नहीं बैठना है। ये खाट नहीं, खाट का अर्थ है पलंग, ठीक है, कॉट, ठीक है। तो ये कॉट नहीं है जो तुम पैर ऊपर उठाकर बैठ रहे हो, पैरों को नीचे रखो, ठीक है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। अब वो इसे डांटने से कारण जो है माँ क्या कर डालती है, पैरों को नीचे रख देती है। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं तो वह खड़ाव पहनकर सामने आना, न ही वह खड़ाव पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाव उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। अब जो है वो कहते हैं कि बड़े लोग जो है हमेशा पैरों पे चप्पल लेकर पूरा घर फिरते हैं, बड़े बड़े घरों में जो है ज़्यादातर। तो ये कहता है कि तुम जो है नंगे बिना चप्पल मत फिरो, अर्थात नंगे पैर मत फिरो। और ये जो खड़ाव का मतलब अर्थात लकड़ी का बना हुआ रहता है, जो स्वामी लोग पहले पहनते थे, तो वो जो है क्या है, ऐसे सामने मत रखो, वरना मैं जो हूँ ये है किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाव जो है उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो ये माँ को धमका रहा है कि बिना चप्पल के मत फिरो, तुम चप्पल पहन के फिरो, या इस तरह से वो डांट रहा है माँ को। माँ चुप रह जाती है। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? अब रहा कपड़ों का सवाल, तो अब पूछ रहा है कि तुम बिना चप्पल के मत फिरना, और अब कपड़े क्या पहनोगी, क्योंकि उसकी इज्जत का, उसके मान का वास्ता होता है, अर्थात उसे अपनी इज्जत का ये चीफ क्या है, उसकी प्रशंसा करे, हर बात के लिए प्रशंसा करे, चीफ को सभी कुछ पसंद आ जाए। उसकी जो क्या कहेंगे, उसने जो सजावट की है, या माँ को देखकर, या फिर दोनों पति पत्नी को देखकर, उनके सामान को देखकर क्या है उसकी प्रशंसा करे, ऐसे आकर्षित हो। तो इसीलिए अब वो माँ को कह रहा है कि तुम अब कपड़े क्या पहनोगी, ठीक है, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। अब वो डर कर कहती है जो भी है मेरे पास मैं वही पहन लूँगी, और जो तुम कहो मैं वही पहनूंगी, जो तुम कहो। मिसेस श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अंधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। अब वो जो है सिगरेट मुंह में रख के एक तरह से माँ को देख रहे हैं और उनके कपड़ों के बारे में सोचने लगते हैं। कौन? श्यामनाथ। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। तरतीब अर्थात व्यवस्थित, हर एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए वस्तु। तो हर एक बात में क्या है, वे तरतीब चाहते थे, व्यवस्थित
चाहते थे, सिस्टमेटिक चाहते थे। घर का संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। अब जो है जो भी घर का जो क्या करें अथॉरिटी कहेंगे, या फिर घर में जो भी चीज़ों के व्यवस्थित रखना है, लाना है, लगाना है, ये सब कौन करता था? श्यामनाथ के हाथ में था। उसे वो पता होता था कि कौन सी खुटी कहाँ लगानी है, कौन सी पत्नी जो है कौन सी साड़ी पहननी है, या फिर कौन कौन से कलर के पर्दे लगने हैं, जो भी आदि जो है चीज़ें जो है श्यामनाथ को उसकी चिंता होती थी। और अब एक चिंता ये होने लगी कि अगर वो चीफ अगर माँ से मिल गया तो अब उसे ये चिंता खाई जा रही है। ठीक है, वो माँ को जो है सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद शलवार पहन लो, पहन के आओ तो ज़रा देखूं मैं। अब कहते हैं कि माँ को कहते हैं कि तुम सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद शलवार पहन के आओ, अर्थात वाइट कलर का जो है कपड़े पहन के आओ, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ करके। प्रश्न आएगा कि माँ ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? तो वाइट, सफ़ेद, याद रहे। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। अब ये जो है मुंह में बड़बड़ा रहा है। अब माँ तो चली गई अपनी कमरे में, अब ये माँ बड़बड़ा रहा है कि ये तो माँ का झमेला रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी सीख से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि कोई भी उल्टी सीधी बात हो जाएगी तो क्या है, चीफ को क्या है, बुरा लगेगा, और हमने जो इतनी सब सजावटें की, इतनी जो तैयारियां की है, ये सब क्या होगी, व्यर्थ हो जाएगी। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओर में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। अब ये जो है उसका पहनावा बता रहे हैं लेखक के उन्होंने सफ़ेद कलर की जो है शलवार और कमीज़ जो है पहन कर आई है। उसका कद जो था, हाइट जो थी उसकी छोटी सी थी और सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी वो, और छोटा सा सूखा हुआ शरीर अर्थात दुबली सी जो है और धुंधली आंखें अर्थात कुछ नज़र नहीं आ रहा, आंखों में धुंधली आंखें अर्थात ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी आंखों पर क्या है, और आंखें और सिर के ऊपर जो है आधा जो है पल्लो उसने डाला था, जिससे जो है आधे झड़े हुए बाल दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वो बदसूरत तो थी, कुरूप तो थी, मगर इतनी आज नज़र नहीं आ रही थी। ओके, अच्छी दिख रही थी थोड़ी, ये कवि लेखक कहते हैं। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो। अब बेटा कह रहा है कि अब ये तो पहना हुआ करेक्ट है, तो अब जो है कोई चूड़ियाँ वगैरह होगी तो तुम वो भी पहन लो। ठीक है, बैंगल्स। अब माँ क्या कहती है देखो, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब उसने जब कहा कि तुम कुछ बैंगल्स पहन लो, कुछ चूड़ियाँ पहन लो बेटे ने, तो माँ कहती है कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं, बैंगल्स कहाँ से लाऊं, तुम्हारी पढ़ाई में जो है सभी जेवर जो है बिक गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आएगा प्रश्न संदर्भ के लिए आएगा, देख लो आप लोग फिर से। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिरक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ। तो अब जो है, अब ये जो मेरे जेवर है ये तेरी पढ़ाई के लिए बिक गए, इतना ही कहना था। तो श्यामनाथ को बुरा लग जाता है और वो कहता है कि ये कौन सा राग छेड़ दिया। वो समझता है कि वो कंप्लेंट कर रही है, अर्थात वो कह के सुना रही है।
तो वो कह देता है कि ये क्या राग छेड़ दिया तुमने, नया राग। माँ कह दो, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। अब सीधे से, अब बेटा कह रहा है कि सीधे सीधे कह दो ना कि जेवर नहीं है करके। अब मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेच दिया या बिक गए, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है करके बेटा कहता है, डांटता है माँ को। अब कहता है जो जेवर बिका तो कुछ बन कर ही आया हूँ, निरा लुडरा तो नहीं लौटा आया। अब बेटा कह रहा है कि तूने जो जेवर बेचकर बिका कर मुझे जो भी बनाया काबिल, तो मैं ऐसे ही फिर मतलब अर्थात बिना रोजी के नहीं फिरा हूँ, मैं कुछ बना हूँ और क्या है मेरे हाथ में भी कुछ पैसा आ गया है। इसका अर्थ ये हो जाता है ना, और जितना दिया था उससे दुगना ले लेना, और जितना भी तूने मुझे जेवर बेच कर दिया है उससे मुझे डबल मुझसे ले लेना। अब बेटे को जो है बहुत क्रोध आ जाता है कि इसने जेवर की बात ऐसे बेचने की बात कही जेवर पढ़ाई के लिए, तो इसे क्रोध आ जाता है। मेरी जीभ जल जाए बेटा, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। अब ये कहती है कि मेरा वो कहने का तात्पर्य नहीं था, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मैं क्या करती, लाख बार पहनती थी। 5:30 बज चुके थे। 5:30 का अर्थ है 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। अभी मिस्टर श्यामनाथ अभी तैयार नहीं हुए थे, उन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया था। श्रीमती कब के अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिमायत करते हुए, हिमायत अर्थात क्या कहेंगे, उन्हें एक बार फिर समझाया। ठीक है, हिमायत करना अर्थात समझाया कि ऐसे ऐसे करना है तुम्हें। एक बार फिर से उनको जब तैयार होने चले गए तो फिर एक बार उन्हें क्या किया, समझाया उन्हें और समझा कर चले गए। माँ रोज की तरह गुमसुम बन कर नहीं बैठी रहना। अब फिर अच्छा समझाया नहीं, समझा रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं अर्थात समझा रहे हैं कि माँ तुम रोज़ जैसे गुमसुम बैठी रहती हो वैसे गुमसुम नहीं बैठना है। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। अगर गलती से साहब चीफ जो है तुम्हारे करीब आ जाए और कोई प्रश्न पूछे तो तुमको क्या है, ठीक से उसका उत्तर देने आना चाहिए। अब वो एक अनपढ़ है, वो इलिटरेट है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, वो अंग्रेज़ अर्थात विदेशी, तो वो उसके मन में एक तरह से डर बैठ गया है कि वो आकर मुझे क्या प्रश्न पूछेगा। तो ये जो है बेटा अब कह रहा है कि वो भी कुछ भी पूछे तो उसका जवाब जो है अच्छे से दे देना। अब माँ क्या कहती है, मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। अब तुम कह रहे हो कि चीफ जो भी पूछेगा उसका उत्तर दे देना, मगर तुम कह दो मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तुम कह देना उसे कि मेरी माँ जो है अनपढ़ है, कुछ समझती नहीं है, तो वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा, ये माँ कहती है। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उसका दिल जो है धड़कने शुरू हो रहा था ज़ोर ज़ोर से कि अगर चीफ ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर वो नहीं दे पाएगी तो क्या होगा। तो एक तरह से क्या पूछेगा प्रश्न और मैं जवाब नहीं दूंगी तो क्या होगा, ये एक तरह से मानसिक तनाव में वो चल रही थी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वो घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है। अब जो भी अंग्रेज जो भी है विदेशी मनुष्य जो है आदमी लोगों को देखकर क्या है ये डरती थी। अब ये तो अमेरिकन है अर्थात वो भी एक विदेशी है, तो यहाँ पर वो डर रही है। अब ना मालूम क्या पूछे, माँ मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को
कैसे टाल सकती थी। अब वो मन ही मन में प्रश्न कह रही है कि पता नहीं क्या पूछेगा वो, ठीक है। और वो इतना डरी हुई है कि उसके मन में आया कि मैं पीछे रास्ते से जो है अपने सहेली के घर, विधवा जो सहेली है उसके घर जाकर आराम से बैठ जाऊं, किसी को पता न चले। मगर फिर याद आता है कि बेटे ने उसे मना किया था, उसका हुक्म था कि वो न जाए, तो वो कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही और चुपचाप क्या है फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। अब जो पैसे वाले होते हैं वे तो जो है खाने में किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या है ड्रिंक अर्थात शराब तो रखते ही रखते हैं, उसमें उनकी शान होती है। तो वही असली पार्टी है। ये बड़े लोगों के चौंचले कह सकते हैं, बड़े लोगों के नखरे कह सकते हैं। तो बड़े लोगों की ये शान होती है कि जिसमें शराब हो तो वो क्या है असली पार्टी कहते हैं उसे। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। अब जो है पार्टी शुरू हो गई, ठीक है। ड्रिंक चल रहा है, पार्टी एकदम सफलता पर हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छा वातावरण हो रहा है। तो वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे और एक दूसरे से बातचीत भी ऐसे ही चल रही थी जिस तरह शराब भी पिए जा रहे थे और बातचीत भी चल रही थी। वार्तालाप बातचीत होना, कहीं कोई रुकावटें न थी, कोई अड़चनें न थी। साहब को इसकी बहुत पसंद आई। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। अब जो है चीफ को जो है विस्की जो होती है शराब का एक नाम होगा मुझे भी पता नहीं, वो विस्की पसंद आई। और मेम साहब को जो है पर्दे, प्रश्न पूछा जाएगा कि मेम साहब को क्या पसंद आया तो पर्दे याद रहे, ठीक है, पसंद आए। सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया। और क्या पसंद आया, पर्दे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन। दूसरा जो नंबर है सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया। कमरे की सजावट पसंद आई। तीसरा नंबर है कमरे की सजावट। प्रश्न पूछा जाएगा मेम साहब को क्या पसंद आया तो सबसे पहले क्या है पर्दे पसंद आए, फिर बाद में सोफ़ा का कवर पसंद आया, फिर कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। अब जो है उस मस्ती का मज़ा कर रहे हैं, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी का जो है उस वातावरण का जो है मज़ा ले रहे हैं, वो लोग उस पार्टी का मज़ा ले रहे हैं। और क्या चाहिए था। और चीफ जो है एक से एक कहानियाँ और एक से एक चुटकुले कहते जा रहा था। दफ्तर में जितना रौब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। अर्थात चीफ अर्थात क्या है एक हेड होता है ना, तो उससे सभी लोग डरते हैं। तो यहाँ पे जो है जितना वो वहाँ पर डर था, कंपनी में बोलो ऑफिस में बोलो, उसका वो जो डर रखता था लोगों पर, तो अब जो है उसके परे हो गया था। वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था यहाँ पे। कौन, चीफ। और उनकी स्त्रियां जो है काला गवन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार और सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। तो अब केंद्र कौन बनी थी, मेम साहब, चीफ की पत्नी जो है वो सभी स्त्रियों का क्या है, औरतों का क्या है, केंद्र बनी हुई थी। उसने क्या पहना था, काला गवन पहना था और गले में सफ़ेद मोतियों का हार था और सेंट और पाउडर जो है वो लगाकर वो बैठी हुई थी। आराधना अर्थात क्या, सभी उसके तरफ केंद्रित थे, उसे ही देख रहे थे। वो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली है। अब वो इतनी घुल मिल गई थी शामनाथ की पत्नी के साथ कि जैसे पुरानी पहचान हो। और इसी रो में
पीते पिलाते 10:30 बज गए। अब जो है यही सब चल रहा है, पिलाना, बातें करना, हंसी मजाक, इंजॉय अर्थात मस्ती सब चल रही है। अब कितना टाइम हो गया? 10:30 हो गए रात के। 10:30 का अर्थ है 10:30। वक्त गुजरता गुजरता पता ही नहीं चला। अब समय बीतता जा रहा है और पता ही नहीं चल रहा था। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घुंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। अब जो है आखिरी गिलास में एक घुंट अर्थात एक छोटा सा जो थोड़ा सा शराब होती है तो वो पी लेते हैं और क्या करते हैं, बैठक में जाकर खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के लिए बैठक में चले जाते हैं। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। तो अब सामने जो है शामनाथ था, आओ आओ जो आओ भगत करने के लिए, चलिए चलिए कहने के लिए जो शामनाथ आगे जा रहे थे, उसके पीछे चीफ थे और उसके पीछे सभी मेहमान थे। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठटक गया। अब जैसे ही बरामदे में वो पहुंचता है शामनाथ, तो एकदम चौंक जाता है। ठटकना, चौंक जाता है, क्योंकि सामने जो है उसकी माँ कुर्सी पर बैठ के सो रही है, खर्राटे ले रही है। उसकी खर्राटों की गूंज जो है सभी सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। तो उसका चेहरा जो है एक तरफ कभी हो जाता तो कभी क्या हो जाता है, इस तरफ हो जाता। इस तरह से जो है वो जिस तरह चेहरा फिरता था उस तरफ खर्राटे ज़्यादा हो जाते थे। फिर नींद थोड़ा ये होने के बाद फिर इस तरफ चेहरा होने के कारण फिर इस तरफ खर्राटे जोर से आते। ये देखकर जो है शामनाथ जो है बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने मना किया था ना माँ को कि मत सो करके, मगर ये सोकर खर्राटे ले रही है। और सभी औरतें जो है, चीफ जो है, सभी लोग क्या है उसे देखते हैं। तो इतने में क्या करता है बेटा, उसको हिलाता है, हिलाकर उठा देता है माँ को। तो वो हड़बड़ा कर ऐसे उड़ जाती है, डर कर उड़ जाती है और देखती है कि सामने बेटा है, उसके बॉस है अर्थात चीफ है और मेहमान है जो उसे देखकर हंस रहे हैं। मगर फिर जो है चीफ जो है उसे सोते हुए देखता है। उसी समय चीफ कहते हैं पुअर डियर, अर्थात बेचारी कहते हैं ना, वैसे बेचारी, पुअर डियर। तो यहाँ पर माँ जो है हड़बड़ा कर, अब बेटा उठा देता है उसे और माँ क्या करती है, हड़बड़ा कर उड़ जाती है। ठीक है, और उनके पैर जो है लड़खड़ाने लगते हैं, पल्लो जो है नीचे गिर जाता है थोड़ा सा। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है वहाँ पे। और वो क्या है, बेटे को देखकर और चीफ को देखकर कांपने लगती है, ऐसे डर कर कांपने लगती है कि अब क्या होगा, बेटा डांटेगा शायद, मुझ पर चिल्लाएगा करके वो ऐसे ही डरने लगती है। क्योंकि कितना ही बेटा उसे कहता है कि ऐसा कुछ ना करने जिससे मेरी जो तरक्की है रुक जाए, मगर ये उसे नींद आ जाती है, वो वहीं सो जाती है और खर्राटे लेने लगती है। तो जब डर कर उठती है तो उसके हाथ पैर थरथराने लगते हैं, पल्लू सरका रहता है। ठीक है, तो वो घबराने लगती है। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। अब बेटा इसको कह रहा है कि तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतना जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। एक तरह से क्या करेंगे, गिल्टी की तरह जो है उसे एक बेइज्जती लगती है और वो क्या करता है, चीफ को देखता है कि माँ ने ये क्या हरकत की करके। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वही खड़े खड़े बोले नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। अब जो है चीफ जो है उसे नमस्ते कहते हैं, तो उसकी माँ जो है एक पल्लो दुपट्टे के अंदर जो माला थी उसको ऐसे माला ये कर लेती है और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर रखकर नमस्ते का, अर्थात करेक्ट जो बराबर से जो है उसने नमस्ते भी नहीं कहा। इससे भी क्या होता है, शामनाथ को गुस्सा आ जाता है। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया, अर्थात दायां हाथ अर्थात स्ट्रेट सीधा हाथ जो है वो राइट हैंड जो है माँ के सामने हाथ मिलाने के लिए आगे करता है। तो माँ क्या करती है,
माँ और भी घबरा उठी और वो और डर जाती है। वो हाथ जब सामने करता है तो वो और डर जाती है। माँ हाथ मिलाओ। अब बेटा कहता है कि माँ तुम हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी, अब वो हाथ कैसे मिलाती? क्योंकि दाएं हाथ में माला थी और वो ऐसे पकड़े हुए थे। तो वो क्या करती है, उल्टा हाथ दे देती है, समझे, लेफ्ट हाथ हैंड देती है और ऐसे ही हाथ मिला देती है। तो श्यामनाथ जो है थोड़ा दुखी तो हो जाता है, मगर वहाँ पर जो है सभी लोग हंसने लगते हैं। तो बेटा कहता है यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। और वो माँ को डांटता है, थोड़ा सा डांट कर कहता है कि ऐसे नहीं मिलते, सीधा हाथ लेकर मिलते हैं, दायां हाथ लेकर मिलते हैं, दायां हाथ मिलाओ। अब वो कहता है कि सीधा हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिला हिला कर कह रहा था हाउ डू यू डू। अब जो है तब तक क्या है, चीफ जो है उसका जो उल्टा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वही क्या है मिलाकर उस हिला रहा था और उससे पूछ रहा था क्या कि हाउ डू यू डू। तो इसके बदले में जवाब माँ कुछ देती नहीं है। तो बेटा कहता है तुम भी कहो हाउ डू यू डू करके। तो वो माँ कहती है माँ तुम कहो हाउ डू यू डू करके। बेटा कहता है तो माँ संकोच अर्थात एक तरह से संकोच करते हुए कहती है कि हाउ डू डू। उसे बोलना नहीं आता इंग्लिश, तो वो कहती है हाउ डू डू। ठीक है, एक बार फिर कहा लगता है, अर्थात सभी लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है वातावरण हल्का हो जाता है, अर्थात सभी हंसी मजाक में सब भूल जाते हैं। बेटे को जो है थोड़ा सा संकोच होता है कि माँ ने इतना मेरी इंसल्ट की करके, मगर वहाँ पे सभी लोग भूल जाते हैं। और क्या है, वातावरण जो है नियमित रूप से साधारण हो जाता है। लोग हंसने चहकने लगते हैं। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगता है। उसमें मन में जो भी शंका या क्रोध होती है वो भी क्या है कम हो जाती है, दुख है वो भी कम हो जाता है। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। और इतना सब होते हुए भी वो चीफ जो है माँ का हाथ नहीं छोड़ता, वो हाथ पकड़े हुए था। मगर माँ जो है, जो गांव की है, देहात की है, तो वो क्या है एक तरह से ऐसे सिमटी हुई थी कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो एक शर्मिंदा, एक शर्म कहे, इस तरह से उसे एक शर्म आ रही थी। सकोड़ना अर्थात ऐसे हो जाना, शर्म आ रही थी उसे। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लज्जाती है। अब जो है श्यामनाथ माँ की ऐसी व्यवस्था, माँ की जो ऐसी हालत देखकर क्या कहता है कि ये गांव में रहने वाली है, अनपढ़ है, इसलिए वो आपसे लज्जा रही है, शर्मा रही है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। तो अब इस बात पर चीफ कहते हैं कि मुझे गांव के लोग बहुत पसंद